नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। वक्फ बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ओर से दलीलें रखी गई। इस मुद्दे पर कल भी सुनवाई होगी। क्या रहा आज की सुनवाई में, खास करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर कि बंगाल में हुई हिंसा के बाद क्या है वहां के हालात, और ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर बीजेपी पर क्या दिया है बड़ा बयान। होगी बात नेशनल हेराल्ड के मामले की भी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल है। दिखाएंगे खबर रेलवे के 172 साल के स्वर्णिम सफर की भी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने विरोध में हुई हिंसा पर जताई चिंता। जारी होगा अंतरिम आदेश। जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, उन्हें नए वक्फ कानून के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा में मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि के लिए बीजेपी ने कोलकाता में मनाया हिंदू शहीद दिवस। मुर्शिदाबाद में बेघर हुए 9 परिवारों की डीजीपी से मुलाकात की मांग को लेकर सुकांत मजूमदार धरने पर बैठे। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के आरोपी बनाए जाने के बाद कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा उनको धरना करने का अधिकार, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं। गांधी नेहरू परिवार को बताया सबसे भ्रष्ट। भारतीय रेलवे के पूरे हुए 172 साल। रेल मंत्री ने कहा भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। भारतीय रेल विश्व में रोज बना रही है नए कीर्तिमान। रेल में पहली बार परीक्षण के तौर पर लगाया गया एटीएम। ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका ने बढ़ाया टैरिफ का टॉर्चर। चीन से आयातित उत्पादों पर ठोका 245% का शुल्क। चीन ने कहा दबाव, धमकाने और ब्लैकमेल करने की रणनीतियां बंद करे अमेरिका। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नए वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से कानून पर स्टे की मांग की गई तो नए कानून के प्रावधानों को मौलिक अधिकारों का हनन बताया गया। सरकार की ओर से नए कानून के पक्ष में दलील रखी गई तो किसी भी संवैधानिक कानून के हनन की दलील को पूरी तरीके से खारिज किया गया। कोर्ट ने भी सरकार से कई प्रकार के सवाल किए तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब भी दिया। इस मामले पर कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के नाम पर हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। वक्फ कानून पर लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर जताई चिंता। पूछा सुनवाई के दौरान क्यों हुई हिंसा। वक्फ कानून को लेकर सियासी दांवपेच के बीच ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। वक्फ के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश की। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया और कहा कि वक्फ कानून इसका उल्लंघन करता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदाय पर लागू होता है। वहीं अधिवक्ता सिंघवी ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद तमाम संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी करने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतरिम आदेश में कोर्ट व्यवस्था देगा कि जिन प्रॉपर्टी को कोर्ट के आदेश द्वारा वक्फ घोषित किया जा चुका है, उन्हें नए कानून के तहत डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कलेक्टर जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पदेन सदस्यों को छोड़कर काउंसिल और बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होंगे। दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है।
सीजीआई ने वक्फ कानून को लेकर हिंसा का भी जिक्र किया। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि जब मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तो ऐसे में हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में जारी सियासी दांवपेच के बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। भाजपा ने इस मामले में बंगाल की ममता सरकार को निशाने पर लिया है। पश्चिम बंगाल से ज्यादा मुसलमान आसाम में हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स हैं। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी जब भी घटना घटी है। बंगाल में जो दुर्दांत दुस्साहस उग्रवादी तत्व कर रहे हैं और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ममता जो उनके ऊपर दिख रही है और इंडी गठबंधन ने जो सेकुलर मौन धारण करके रखा हुआ है, यह देश के समाज और लोकतंत्र के लिए यह चुप्पी बहरा करने वाली है। फिलहाल इस मामले में जोरदार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, जहां गुरुवार को दोबारा सुनवाई होगी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट में कल भी इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन आज सुनवाई में क्या बड़ी बातें रही हैं, इसका ये आपको सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हैं। क्या बड़ी बातें आज देखने को मिली है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं। इसके अलावा सीजीआई की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। जिन दलीलों को रखा गया, कुछ उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने रखते हैं। कपिल सिब्बल ने इस बात का जिक्र किया कि संशोधित नया वक्फ कानून के ज्यादातर प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, यानी कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला ही सिर्फ वक्फ कर सकता है। इस प्रकार का प्रावधान नए कानून में गलत है। ये दलील कपिल सिब्बल की ओर से रखी गई। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार किस तरह लागू होगा, ये पूरी तरीके से पर्सनल लॉ के तहत आता है और इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस बात तमाम दलीलें उन्होंने दी। इसके जब दलील चल रही थी उस वक्त सीजीआई ने इस बात को कहा कि हिंदुओं में भी ऐसा होता है। अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अनुच्छेद 26 इस मामले में कानून बनाने पर रोक नहीं लगाता। अनुच्छेद 26 इस मायने में सेकुलर कानून है कि यह सभी पर लागू होता है। तो अनुच्छेद 26 को लेकर जो बातें कपिल सिब्बल ने कही थी, उसके आधार पर सीजीआई ने भी अपनी बात वहां कोर्ट में आज रखी। जब इसकी सुनवाई एक तरीके से चल रही थी। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि जाने माने वकील है, वो भी याचिकाकर्ताओं की ओर से शामिल हुए। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देश भर में 8 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से आधी यानी 4 लाख से अधिक प्रॉपर्टी वक्फवाई यूजर के तौर पर रजिस्टर की गई है, यानी कि जो लोग प्रैक्टिस के तहत वहां पे इबादत गाह के तौर पे रहा है, उनको उस तरीके से रजिस्टर किया गया। ये दलील एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि नए कानून में इन संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नए कानून में इस प्रकार के प्रावधान है। इस बात का दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी। इस समय सीजीआई ने कहा कि जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में था तब बताया गया था कि वह जमीन भी वक्फ संपत्ति है। ये सीजीआई ने इस बात का जिक्र आज कोर्ट में दलीलों के समय इस बात को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें गलत मत समझिए, ये सीजीआई कह रहा है, हमें गलत मत समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फवाई यूजर संपत्तियां गलत हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को वक्फ संपत्ति कहा गया था। इस बात का जिक्र भी सीजीआई ने आज बहस के दरमियान कोर्ट के केस के अंदर उन्होंने किया था। तो इस तरीके से तमाम दलीलें हुई। अगले तथ्य पे जाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी और बड़ी दलीलें हुई। सीजीआई ने कहा इस बात को कि जो प्रॉपर्टी यूजर के आधार पर वक्फ हुई है, अब वो क्या वक्फ नहीं रहेगी। एक तरीके से कोर्ट का सवाल था सरकार से कि भाई आप नया जो प्रावधान लाए, इसमें क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी क्या जो प्रॉपर्टी यूजर के आधार पर वक्फ है वो अब रहेगी या नहीं रहेगी। तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो सरकार की ओर से पेश हुए। तो उन्होंने कहा अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर हो चुकी है उस पर कोई असर नहीं होगा, अगर रजिस्टर नहीं है तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया जब ये सवाल उनसे किया गया। अगले तथ्य की ओर जाते हैं और आपको बताते हैं कि इस और मसले पे बहस हुई। सीजीआई ने कहा कि नए कानूनों में विवाद में, जो एक टर्म उन्होंने कहा कि विवाद में प्रॉपर्टी लिखा है, इसका क्या मतलब है वो जानना चाहते थे। क्या इसका मतलब कोर्ट के सामने लंबित मामला है, यानी कि जो मामले अभी लंबित हैं उसको ही एक तरीके से विवाद में घोषित किया गया है। तो उसको लेकर सीजीआई ने यह भी कहा कि मुद्दा सरकारी संपत्ति का भी है। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास कोई पंजीकरण अधिनियम
नहीं था। कई मस्जिदें 14वीं और 15वीं सदी की होंगी। उदाहरण के लिए उन्होंने जामा मस्जिद का भी एक तरीके से बात को रखा। उन्होंने कहा कि आज़ादी से बहुत पहले, सदियों पहले की इमारतें हैं, लेकिन उसको लेकर कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे में नए प्रावधानों में क्या होगा अगर उसको उस तरह से कोई दस्तावेज नहीं है। तो तुषार मेहता जो कि एसजी है, उन्होंने कहा कि उन्हें इसे पंजीकृत करने से किसने रोका है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो भले ही बहुत पहले की हैं, लेकिन अगर उनको आप पंजीकृत करते हैं वक्फ बोर्ड के तहत तो उसे किसी ने नहीं रोका है, वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी के तौर पर माना जाएगा। ये एक तरीके से दलील दी। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें आज रखी गई, उसके तहत इन संशोधनों से संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये बात मुस्लिम पक्ष के वकीलों की ओर से दलील रखी गई कोर्ट में। और क्या कुछ कहा गया, उन्होंने कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी हनन होगा। नए कानून के तहत इस बात का भी जिक्र किया गया, संशोधन उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। इस बात की दलील मुस्लिम पक्ष के वकीलों की ओर से रखी गई है कोर्ट में। और ये कहा गया कि किस प्रकार से ये हमारे मौलिक अधिकारों को रोकता है। सरकार ने कहा कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन पूरी तरीके से संविधान सम्मत है, तो ये अपने आप में किसी प्रकार से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से संविधान सम्मत व्यवस्था है जिसमें किसी मौलिक अधिकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। सरकार की ओर से ये दलील दी गई है। तो अपने आप में लंबी आज बहस हुई है। उसके बाद में कल तक के लिए एक तरीके से सुनवाई बढ़ गई और कल भी दोपहर 2 बजे इस पर सुनवाई जारी रहेगी। उसके बाद ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने आज एक तरीके से संकेत दिया है कि वो एक अंतरिम आदेश पारित करेंगे और ये अंतरिम आदेश में क्या होगा इसको देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। तो अपने आप में ये आज की बड़ी खबर थी, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई थी। इसी तरीके से वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से जहां पे स्थिति को सामान्य करने को लेकर लगातार प्रयास करने की बात की जा रही है, तो उसके बाद आज भी कई ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने आज इमामों से मुलाकात की है और उस मुलाकात के दरमियान उन्होंने जब मंच से बात रखी तो ये कहा कि हिंसा जो हुई है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी को निशाना साधा है। पुलिस ये कह रही है कि साहब हम कोशिश कर रहे हैं हर प्रकार से हालात सामान्य हो जाएं, लेकिन ममता बनर्जी के इस प्रकार के आरोप और बनी हुई तनाव की स्थिति के बाद बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। ममता का इमामों से संवाद, ममता का बयान, मचा नया घमासान। वक्फ कानून के मसले पर बंगाल के तमाम इलाकों में हुई हिंसा के बाद एक ओर जहां हिंदुओं के पलायन और कानून व्यवस्था के मसले पर ममता सरकार घिरी हुई है, तो वहीं बुधवार को ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर से आए इमामों के संग अहम बैठक की। बातचीत के केंद्र में वक्फ कानून समेत मुर्शिदाबाद, मालदा और भानगढ़ में हुई हिंसक घटनाएं थीं। इस दौरान ममता ने इमामों को संबोधित करते हुए माना कि मुर्शिदाबाद के कुछ इलाके अशांत रहे और कुछ घटनाएं हुई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि झूठी खबरें फैलाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो हर धर्म के सम्मान की बात करती हैं और राज्य में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ अधिनियम को लेकर थोड़ी बहुत घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर बाहरी लोगों को बुलाकर हिंसा का आरोप लगाया। ममता ने बैठक में केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए तो बीजेपी ने फौरन पलटवार किया और कहा कि वो झूठे आरोप लगा रही हैं। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए। जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है सीएम नहीं है, वो खुद गंदा है। इस बीच मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए हिंदू परिवार को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी ने कोलकाता में राज्य विधानसभा के बाहर हिंदू शहीद दिवस मनाया। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों की सभा का नेतृत्व करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। सीज फेल पुलिस मिनिस्टर, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का हालत बहुत खराब है, उनको त्याग पत्र दे। तो आज की इस बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। वक्फ बिल पर सुप्रीम सुनवाई जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हुई है जो कल भी जारी रहेगी। तो अपने आप में बेहद
ऐसा मामला जिसको लेकर संवेदनशील तरीके से सुनवाई जारी है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा भास्कर सिन्हा है, भास्कर सिन्हा रॉय जी हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार और एडवोकेट शिराज कुरैशी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, साथ ही साथ वक्फ मामलों के जानकार हैं। आप चारों को बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट शिराज कुरैशी जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस आज पहले दिन की सुनवाई के बाद क्या कुछ बड़ी बातें दिखाई पड़ रही हैं, संकेत मिल रहा है किस ओर ये पूरा मामला जाता दिखाई पड़ रहा है? शिराज जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अपना सबको धैर्यपूर्वक सुनने की बात की पहले तो, और सबने अपने अपने पक्ष को रखा, और साथ में ही एक वो ऑर्डर पास भी होने वाला था, मगर हमारे शासन के अधिवक्ता उन्हें उसको थोड़ा समय मांगा कि अगर इफ़ यू आर गोइंग टू पास एनी इंटरिम ऑर्डर सो प्लीज़ हियर मी, ऐसा उन्हें रिक्वेस्ट किया। तो कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को माना है एंड द हियरिंग विल बी कंटिन्यू टुमारो बाय 2 o'clock। तो हम उसका इंतज़ार करेंगे, परंतु जहाँ पे हम इसकी लीगल पेचीदगियों की बात कर रहे हैं, कानूनी मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो देखिए कि ये जो एक्ट है वो बाकायदा संसद से पास हुआ है, दोनों सदनों से पास हुआ है, और सबसे बड़ी बात है इस पर जेपीसी बैठी है। इस बात को आपको कानूनी नज़र रखना चाहिए कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है या कहीं कोई विचारों की भिन्नता होती है तो ऐसे में जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी ने सभी पक्षकारों को सुना, सबको बुला के मौका दिया बाकायदा, और उन्हें अपने अपने तर्कों को रखा, और ऐसे में जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में उसका डिबेट हुआ। अब हमारे जो विरोधी जो इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं सज्जन लोग, वो बड़ा साफ गोई से बोल रहे हैं कि आपने आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन किया, जबकि मैं समझता हूं कि ये एक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार एक्ट है, और इस एक्ट को बनने से एक फायदा जो होगा उसको समझिए। देखिए, वो फायदा मुसलमानों को होगा जो अभी तक वक्फ माफिया लोग बैठे हुए थे, वक्फ पे कब्जा जमा के बैठे हुए थे, उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जैसे लोग इस एक्ट का बड़ा समर्थन करते हैं, बल्कि केंद्र सरकार को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना अच्छा एक्ट लाए, इससे कि भविष्य में वक्फ की प्रॉपर्टियों को बचाया जा सकेगा। बिल्कुल, ये अपने आप में लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि ये बड़े तबके के लिए एक राहत के तरीके से आएगा। भास्कर सिन्हा रॉय जी हमारे साथ में टीएमसी के समर्थक के तौर पे मौजूद हैं। भास्कर जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो उस कानूनी बहस पे हम अब आपसे सवाल नहीं करेंगे, बात बंगाल को लेकर करते हैं, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई वक्फ कानून के विरोध को लेकर, उसमें आज ममता दीदी कहती हैं कि साहब बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है। इस निष्कर्ष पे पहुंचने के पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या अभी भी एक तरीके से कोई एक ठोस सबूत है, या फिर एक राजनीतिक एक एजेंडे के तौर पर इसको कहा जा रहा है? सबूत तो है। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि वक्त बाय यूजर मतलब इसको डी नोटिफाई करने को मांग रहा था, ये डी नोटिफाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, डी नोटिफाई मत कीजिए, कल फिर सुनवाई होगा। दूसरा है कि मुसलमानों को जगह में वक्त में हिंदुओं को लिया जाएगा, लेकिन क्या ये सवाल भी पूछा गया कि हिंदू को संपत्ति में कोई जगह पे क्या मुसलमान को लिया जाएगा? ये दोनों सवाल जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पाया। देखिए, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, जमायती उलेमा हिंद को लेके, मैंने एक गरीब मुसलमान देखा नहीं को रास्ते में आके बोला कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है, सबने विरोध किया। और वहां पर जो हुआ बंगाल में, वो बांग्लादेशी लोग, बीएसएफ इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बीएसएफ ने कैसे अलाउ किया बांग्लादेश से लोगों को घुसने के लिए? बांग्लादेशी लोग, आप लोग जांच करके बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी लोग घुस गया और वहां पर नहीं, ममता दीदी कह रही है कि ये बीजेपी के लोग थे, उन्होंने करवाया है, वो ये कह रहे हैं। बीजेपी के लोग और बीएसएफ, हु कंट्रोल्स बीएसएफ? बीजेपी का क्या है? बीजेपी हिंदू मुसलमान, बंगाल में बीजेपी कहा है हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, पूरे शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, पूछ लीजिएगा, हमें मुसलमान को वोट नहीं चाहिए। भास्कर जी, आप टीएमसी के तमाम नेता, भास्कर जी टीएमसी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि बिहार से और यूपी से तमाम बीजेपी के लोगों को लाके वहां पे हिंसा करवाई गई है। जी, मैंने एक मिनट टाइम दीजिए। देखिए, ये झारखंड से और दूसरी जगह से जो हिंदी स्पीकिंग जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच गया था, जो वहां पर बंगाल स्पीकिंग लोग ज्यादा थे। दूसरा बात है कि बांग्लादेश से, और ये जो जांच हो रहा है, बीएसएफ भी बोला है कि बांग्लादेश से लोग आ गया, तो बांग्लादेश से लोग आने के लिए कौन अलाउ किया है? बीएसएफ ने अलाउ किया होगा। बीएसएफ कौन है? सेंट्रल में कौन है? और बीजेपी का राजनीति क्या है ये आपको समझना चाहिए। बीजेपी का राजनीति है हिंदू मुसलमान को अलग अलग करो, और हिंदू मुसलमान को अलग अलग करके उन्होंने कह दिया कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, और बोला कि हिंदू धर्म खतरे में है, सब हिंदू मेरे पास आ जाओ। देखिए, वक्फ को लेके जो विरोध चल रहा है, हम भी चाहते नहीं है कि कोई सर दीदी जिम्मेदारी ले रही है ना, मतलब राज्य की कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में है ना। अगर वहां पे किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति पलायन कर रहा है
तो ये जिम्मेदारी भी राज्य की सरकार को लेकर है। अगर वहां हिंसा में कोई किसी धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा तो ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है। जी ये कहने दीजिए, सुनिए जी। उसमें एक मुसलमान लड़का पहले गोली लगा, वो उसका भी मौत हो गया। तो ये मत कहिए कि पूरा सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों मैं कहीं नहीं रहा सर, मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं तो कह रहा कि जो हिंसा हो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। क्यों बोल रहा है? यहाँ पर जो दंगा हुआ, यहाँ पर मुसलमान लोग भी मरे, हिंदू लोग भी मरे, मुसलमान लोगों का घर भी लौटा गया और हिंदू लोगों का घर भी। ठीक है, धनंजय गिरी जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप बीजेपी की बांटने की राजनीति के चलते बंगाल आज जल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ओके, आपका सवाल का जवाब ले लेता हूं। धनंजय जी। आरेंद्र जी, आपने शायद 3-4 बार उनको सुना, 3-4 बार उन्होंने वोट की चिंता जताई। इन्हें टीएमसी को वोट की चिंता, हमें भारत की चिंता है। और भारत की चिंता है कि क्योंकि ममता दीदी के लिए ममता और करुणा का कोई स्थान नहीं। उनको दीदी ममता देश के मुसलमानों को सत्ता की सूली पर टांग देना चाहती है। पूर्वी बंगाल को वापस क्या लाएंगे तो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। मुर्शिदाबाद हुआ संदेश खाली, सभी ममता नोआखाली बना देना चाहती है। ये जो हो रहा है, दंगा कब होता है? जब दो समुदाय लड़ते हैं, या तो एक समुदाय लगातार भागा जा रहा है, और जब मंत्री कहता है कि भाई एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा, कितनी अच्छी बात करते हैं, शिफ्टिंग हो रही है। भास्कर जी आप बोल रहे थे, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपनी बात रखी, अब वो कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए आप कहते हैं तो सुनने का धैर्य भी रखिए भास्कर जी, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपके पास मैं आ रहा हूँ। हाँ धनंजय, अपनी बात पूरी करें। आपके पास आपके कुकर्म ऐसे हैं कि आप सच नहीं सुन पाएंगे, ये सच्चाई है। लेकिन मैंने कितना धैर्यपूर्वक आपकी झूठी, फरेब और मक्कारी को भी सुना। मैंने आपकी मक्कारी को भी सुना। जितनी मक्कारी आपने तब से बात की है, वो मैंने उतने उसको भी ध्यान से सुना, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और जहां जहां ये सनातनियों की संस्कृति है कि असहमतियों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग सहमत, अपनों से भी सहमत नहीं है, उनको किसी सम्मान की क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन धनंजय जी, लेकिन अगर जो बात आ रही है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ है, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि साहब बीएसएफ की जिम्मेदारी है, यानी बीएसएफ घुसने दे रही है, वो अलाउ कर रही है। देखिए, बाहर से बांग्लादेश से पहले भी हम दो, हमारे दो और बांग्लादेश से आने दो, ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही। उसके बाद सीपीएम के समय में हुआ। बहन ममता खुद इसको लेकर के पार्लियामेंट में आई है कि क्या बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। एक समय में ऐसा था। लेकिन जिस धरने पर ममता बनर्जी चली और जो राजनीति ममता बनर्जी आज कर रहे हैं, जिस रास्ते पर बंगाल चल रहा है, बंगाल की आज जो बेबसी है, जो दुर्दशा है, जो वहां आम, जो वहां की बहुसंख्यक आबादी कहिए, हिंदू कहिए, जो कहना है कह लीजिए, उन पर जो जुल्मो सितम ढाया जा रहा है और सरकार मौन है। मौन यही बतलाता है निर्वाचित सरकारों का। ठीक है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, सवाल यह है कि मौजूदा राज्य सरकार ममता दीदी कहां खड़ी दिखाई पड़ रही हैं और कहां दिखाई पड़ना चाहती हैं, और दूसरा आज वो सीधे तौर पे आरोप लगाती हैं बीजेपी के ऊपर कि इस हिंसा के पीछे वो हैं। तो ये भी अपने आप में कि आपकी कानून व्यवस्था के रहते हुए भी अगर बीजेपी ऐसा कर पा रही है तो भी आप अपने आप पे सवालों के घेरे में ला रही हैं। विजय जी। बिल्कुल आर्येंद्र जी, एक तो उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा हुई उसमें भी बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जाहिर की, और राय साहब को भी पता होगा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे है। यदि केंद्र सरकार उसको लेती है तो भी सरकारों को नाराजगी होती है। तो ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार की है। और जो वहां पर हिंसा हुई है, खासतौर से मुर्शिदाबाद में जो पलायन हो रहा है, उस सबकी चिंता। मैं सोच रहा था कि ममता दी वहां जाएंगी मुर्शिदाबाद, लेकिन वो इमामों के साथ आज चर्चा कर रही थी। खैर, ये उनकी प्रायोरिटी है कि वो किस तरह से करना चाहती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे मुर्शिदाबाद जो जल रहा था, मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है, उस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। ये बात ठीक है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है, यदि वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठिया आ रहे हैं बांग्लादेश से। अब इसको भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की सरकारें लगातार कभी, अब तो 11 साल से केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या ममता बनर्जी उनको आज तक वोट बैंक के तौर पर यूज करती रही है कि नहीं रही है, क्या उनका इस्तेमाल करती हैं? कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। तो मुर्शिदाबाद में कितने लोगों को पकड़ा गया और किस तरह से वो व्यवस्था हुई है कि आज शांति दिखाई दे रही हो पश्चिम बंगाल में? वो नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको उकसा रही है या कोई आंदोलन कर रही है, एक तो वहां पर हिंदुओं का जो पलायन हुआ है, मेरे ख्याल से इतने समय में कोई किसी राज्य के किसी हिस्से में इस तरह का पलायन नहीं हुआ जो वहां पर हुआ, जिसकी चिंता ममता जी को मुख्यमंत्री के तौर पर करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पर या वोट बैंक के हिसाब से नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी उस पलायन की चिंता करनी चाहिए थी। उस पर वो चिंता नहीं हुई है। किस तरह से सरकार काम कर रही है,
इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है उस पर तो प्रदर्शन चलता रहेगा। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत जगह पर प्रदर्शन हुए। क्या ऐसी हिंसा आपने आनंद जी कहीं देखी है? एक मित्र ने मुझे कहा कि दंगा जो है केवल दो ही वजह से होता है, या तो सरकार का समर्थन हो या सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व हो। अब मुझे नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हो सकता, इतना ऐसा तय है। माना जाता है कि पुलिस जो होती है उसे पता होता है कि उसके इलाके में कौन दंगाई है, किसका क्या बिहेवियर है, क्या कर सकता है, कितनी छूट मिली हुई है। और दंगे में क्या होता है कि दंगा हो सकता है, मान लीजिए तमाम कोशिशों के बाद भी, लेकिन उसे रोकने में सरकार की भूमिका होती है। क्या उसे रोका गया? जो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ है वो तो महत्वपूर्ण है ना। आप ये कह सकते हैं दंगा तो रोक नहीं सकते, दिन भर तो कहीं पर सब जगह हर कोने पर तो पुलिस नहीं होगी, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कैसे कार्रवाई आगे की गई है, उसमें मोटे तौर पर विफल रही है ऐसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस पर आरोप लगाती रही है। मुझे समझ नहीं आया कि बीजेपी इसमें कहां से इन्वॉल्व है दंगे में। बीजेपी रहती होगी अपना हिंदू मुसलमान करने में, लेकिन यहाँ तो बीजेपी का यदि वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो बीजेपी का वोट बैंक ही होगा जो कुछ दंगा का पीड़ित है, उसकी चिंता जाहिर कर रही है ना। और उसके लिए भी कोर्ट में जाकर मुर्शिदाबाद जाने के लिए इजाजत लेनी पड़े, ये गंभीर मसला है। बिल्कुल। और सरकार के इकबाल पे भी सवाल खड़ा होता है कि साहब आपके रहते अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है तो फिर इसके मायने क्या है। शिराज कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद। शिराज जी, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उसके सबसे मूल आधार ये था कि नया संशोधित वक्फ कानून संवैधानिक जो प्रावधान दिए गए हैं उसका एक तरीके से हनन करता है, उस पर चोट करता है। ये एक मूल विषय दिखाई पड़ा खासतौर से अनुच्छेद 25 और 26 को लेकर। आपकी कानूनी समझ के आधार पर जल्दी से समझना चाहूंगा यहाँ पे फर्क कहाँ है? देखिए, सच्चाई है ना कि अगर हम कानून के अनुच्छेदों को देखें, चाहे वो 14 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे वो 26 हो, चाहे वो 25 हो, सच्चाई है कि ये जो कानून बना है नया वक्फ अमेंडमेंट, इसमें किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ जहां तक मेरी समझ जाती है। उसका रीजन है कि हमारे विपक्षी महोदय जो लोग हैं वो इसको धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं, उसको एक दीनी बात बताना चाह रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इस एक्ट में जो वक्फ की जायदादें हैं उनको सही ढंग से प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई है सरकार के कानून के द्वारा। हम इसको ना समझ के उनने जज्बाती तौर पे मुसलमानों को ये बोल दिया कि आपकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छिन जाएंगे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखिए कि इस कानून के बनने से कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके बाद ट्रिब्यूनल की पावर और कोर्ट की पावर बढ़ाई गई है, इसके बाद आपका जो अतिक्रमण हो रहा था वो सारा का सारा बचेगा, ऐसी बातें आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो बहस रही है उसमें जो एक बड़ा सा उनका एक कॉमन सा बात था कि 26 और 25 का उल्लंघन हुआ है, परंतु मैं इसमें थोड़ा डिफर मत रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसमें किसी उल्लंघन नहीं हुआ किसी भी प्रावधान का, क्योंकि ये सर्वसम्मत से बनाया गया है और सभी कानून के प्रावधानों का इसमें पालन किया गया। और मैं आपको एक गारंटी से बात बताना चाहता हूं कि इस संशोधन कानून के बाद आपको मैं अंदर की वे बताना चाह रहा हूं कि मुस्लिम समाज में इतना उत्साह है, इतनी खुशी है कि वो खुद चाह रहे हैं कि कानूनों को, इस तरह के कानूनों को जिससे कि संपत्तियां बचाई जा सकें, और वो काम हमारी केंद्र सरकार भली बात ही करेगी इंशाल्लाह। भास्कर जी, आप जो पहले भी कह रहे थे कि आपने कभी सुना नहीं, लेकिन हम दूरदर्शन के माध्यम से कई बार ऐसे तमाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखा चुके हैं जो इस पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हमने कई बिल्कुल बिल्कुल विरोध भी दिखाया है सर, विरोध पे हम चर्चा भी कर रहे हैं, इसीलिए आप बैठे हुए हैं। एक चीज सुन लीजिए भास्कर जी सुनने थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। एक चीज तो ये, दूसरा चीज ये कि आपने कहा कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, गृह मंत्री अमित शाह अभी उन्होंने संसद के सत्र में इस बात की जानकारी दी थी और सदन के सामने, देश के सामने है कि जहां पे पानी और नाले और नदी नाले का इलाका छोड़ दिया जाए, बाकी बचे हुए जहां पे फेंसिंग का काम है वहां पे राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, इसकी वजह से काम रुका हुआ है। ये बात संसद में कही गई थी। तो एक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे आया जाए तो वहां पे भी नाकामी दिखाई पड़ रही है राज्य सरकार की। पहला बात यह है कि अजमल कसब को आप जानते थे? अजमल कसब कैसे है, वो क्या कांटा तार उसको फेंसिंग क्रॉस करके आया था? मौजूदा विषय पे रहते हैं ना। सुनिए नदी है, पानी 2008 में आया था सर, 2025 में बात कर रहे हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फेंसिंग का जो बात बोला जाता है, अब बंगाल और बांग्लादेश में जो फर्क है उसमें नदी है, नाला है, तालाब है, बहुत कुछ है। ये बॉर्डर को जो सुरक्षा देता है वो सर्विलेंस होता है, इंटेलिजेंस होता है, नाइट विजन कैमरा से सर्विलेंस में रखा जाता है। यहाँ के लोग क्या बीएसएफ के लोग पैसा खा के सबको अंदर आने देता है। आप बताइए, जहां पर क्या पूरा दुनिया में अगर मान लीजिए कि
वो दे दे, क्या काटा तार दे दे, तार लगा दे या फेंसिंग कर दे, तो उसमें घुसपैठिया नहीं आएगा। भास्कर जी, आप जो बात कह रहे हैं, कि अगर आपकी जानकारी, मतलब राज्य सरकार की जानकारी में है कि बीएसएफ वाले ने पैसा खाया और किसी को आने दिया, यानी राज्य सरकार को पता है, तो वो क्यों नहीं फिर पकड़ लेती है? बीएसएफ को कितना करने दीजिए, कैसे पकड़ लेगा? 50 किलोमीटर, सुनिए। हाँ, नहीं, आपको जानकारी है ना, आप कह रहे हैं मतलब कि राज्य सरकार को पता है कि पैसा लेके आने दे रहा है। बीएसएफ का अधिकारी पकड़ा गया था उस केस में, वो भी आया था। बीएसएफ अगर अलाउ ना करे 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर, दे हैव गॉट देयर एक्सेस, उन लोग वहां पर अलाउ करता है। और ये बात सुन लीजिए, पूरा बॉर्डर जो है असुरक्षित है, और बाहर से जो लोग आने के लिए अलाउ किया, जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, तो इसका जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसका जिम्मेदारी होम मिनिस्टर का नहीं है, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी का नहीं है। और जो 24 परगना से सभी आधार कार्ड पा जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी तो कम से कम राज्य सरकार लेगी। धनंजय गिरी जी वो ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र की जिम्मेदारी है, विफलता इसके चलते बंगाल में वो लगातार इसी बात का आरोप लगा रहे। धनंजय जी, आरेंदु जी, सबसे क्या कहें, कितनी दुखद बात हो सकती है। हिंदुस्तान के एक हिस्से में हतभागा बना हुआ है, वहां से भाग रहा है, पलायन कर रहा है, कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा है। को बुला करके आप मीटिंग कर रही हैं, आईवास कर रही हैं, ये तमाशा चल रहा है हिंदुस्तान में, ये नाटक चल रहा है, आप नाटक कर रही हैं। आपकी ममता हिंदुओं से इतनी निर्ममता है, इतनी निर्दयता है। अब जाके देखिए, अभी शांति हो रहा है। आप आदमी है कि पजामा? भास्कर जी सुन लीजिए, भास्कर जी एक मिनट सुन लीजिए, भास्कर सुन लीजिए, वो आपके ही आरोप का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, धनंजय जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें आप। गोबर खाते हैं, आदमी खा रहे हो भाई, आदमी खा रहे हो, इंसानियत को खा रहे हो। अरे प्लीज, ये पर्सनल मत हो जाइए, आप दोनों लोग पर्सनल हो गए। देखिए मुद्दा दूसरा है, आप लोग पर्सनल हो जाए, कोई फायदा नहीं है। भास्कर जी एक सेकंड, धनंजय जी समय की सीमा है, अपनी बात को पूरा करें आप। आनंदो जी, जिस तरह से हिंदुस्तान में शरणार्थी बन के जिए, हतभागा बन के जिए, हृदय विदारक घटनाएं हो रही है बंगाल में, और ये लोग सरकार बैठ करके मौजिनों से, मौलवियों के साथ मशवरा कर रही। बिल्कुल ठीक कहा विजय जी, वो जाना चाहिए जहां पर आपको 24 परगना जाना चाहिए, जहां जाना चाहिए मुर्शिदाबाद, लेकिन आप वहां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि आपको वोट की चिंता है। आपको मुल्क को निस्तेज और निष्प्राण बनाने के लिए ममता बनर्जी जी कर रही है, लेकिन सच को सुनने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। ठीक है, हमारे पास वक्त की खत्म हो रहा है। विजय जी फाइनल कमेंट आपका, ये बात, अब ये विरोध अगर इस प्रकार से संरक्षण के तहत चलेगा तो बात आगे जाएगी कहां? धनंजय जी एक सेकंड, भास्कर जी विजय जी फाइनल कमेंट आपका। आरेंद्र जी, मैं एक इशू बताता हूं कि ये बेशर्म आदमी की मुस्कान। धनंजय जी एक सेकंड, विजय जी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ विजय जी, मैं कह रहा हूं वक्फ बिल को लेकर जो सब कुछ हो रहा है उसको थोड़ा सा एक सीरीज में समझिए। पहले सीए कानून आया, तो आपने कहा कि ये देश के मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। होम मिनिस्टर ने कहा आज तक बता दीजिए 2 साल में कुछ हुआ जी। फिर जब 3 तलाक का मसला आया तो आपने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को और उनके खिलाफ है ये, और पूरा देश का मुसलमान उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हुआ? वो आपका नहीं चला एजेंडा। फिर तीसरा आर्टिकल 370 आपने हटाया, एब्रोगेशन हुआ, तो आपने कहा कि पूरा देश का मुसलमान इसके खिलाफ है। क्या ऐसा हुआ? वो नहीं हुआ। अब फिर से यही बात हो रही है कि वक्त को लेकर आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि धर्म का मसला है, जबकि ये मसला प्रॉपर्टी का है। क्या अशरफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच में किसके साथ खड़े हैं, ये सब लोग ये तय करना है। तो उनका जो एजेंडा है वो नहीं चल रहा, ये बड़ी मुश्किल की बात। बिल्कुल, और ये शायद इसलिए सड़क पे दिखाई भी पड़ रहा है, लोग अपने अपने हिस्से के लिहाज से सियासत करते दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप चारों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। क्या है पूरी खबर, होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक में। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।
ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आज की एक और बड़ी खबर, गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद कांग्रेस ने आज देश में अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर अपने पाप छुपाने का आरोप लगाया है। उधर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। ईडी ने आज भी उनसे जमीन से जुड़े एक मामले में लंबी पूछताछ की है। कांग्रेस इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो बीजेपी ने गांधी परिवार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार पर एक्शन, भड़की कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड के जिन्न से घबराई कांग्रेस, जगह जगह किया प्रदर्शन। कांग्रेस के रवैये पर बीजेपी हमलावर। गांधी परिवार इस समय मुश्किलों में है। नेशनल हेराल्ड का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है, तो वहीं जमीन घोटाले में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। कानून का शिकंजा कसते देख बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को देश भर में हल्ला बोला। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कहा कि उनको धरना करने का अधिकार है, लेकिन पब्लिक फंड और संपत्ति को लूटने का अधिकार नहीं है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ। असलियत यह है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? ये धरना, वेंडेटा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को डराने वाली कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए नेहरू गांधी परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार बताया। बीजेपी का कहना है कि बहुत ही निचले दर्जे की राजनीति हो रही है। उनको डरा के रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी कानून छोड़ के काम कर रही है, ये इसके लिए हम डट के मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले। उधर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। मंगलवार को भी ईडी ने हरियाणा के जमीन सौदे के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की थी, जहां उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज किया गया। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो सभी सवालों के जवाब देंगे, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से देश को सीखना चाहिए। मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति राइट ऑफ कर देना और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना।
और दूसरे 10 जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। सोनिया और राहुल के लिए नेशनल हेराल्ड मामला और रॉबर्ट वाड्रा के लिए हरियाणा का जमीन सौदा पूरे गांधी परिवार के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अदालत से अलग सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में एक निजी शिकायत दायर की गई थी। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इस शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तमाम इसमें धाराएं भी लगाई गई थी, उसका भी जिक्र किया गया। तो उसके तहत 403, 406 और 420 के साथ साथ 120B के तहत भी आरोप लगाए गए थे। ये क्योंकि उस समय आईपीसी की धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज हुआ। 2010 में एजीएल, यंग इंडियन और कांग्रेस पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। उसके बाद ये पूरा मामला आगे बढ़ा था। एजीएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को हस्तांतरित करने का आरोप था। उसके बाद ये पूरे मामले की जांच हुई थी और मामला कोर्ट में है। 50 लाख रुपए में यंग इंडियन कंपनी को 99% शेयर हस्तांतरित किए गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की संपत्ति हासिल करना। एजीएल की ज्यादातर संपत्तियों का मालिकाना हक सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है, क्योंकि 76% शेयर इनके ही यंग इंडियन कंपनी में है। यंग इंडियन को सेक्शन 25 के तहत कंपनी के रूप में नियमित किया गया था। ये अपने आप में पूरे प्रावधान का हम जिक्र भी कर रहे हैं। जांच में पाया गया है कि कंपनी ने वर्षों तक कोई चैरिटेबल गतिविधि नहीं की है, यानी कि जिस तरीके का कंपनी बनाई गई थी, जो उसका काम था, वो उसने किया ही नहीं। पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई है, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में जांच की थी। उसके बाद चार्जशीट दिखाई पड़ी है। एजीएल के शेयर और संपत्तियों का अवैध तरीके से उपयोग किया गया है और इन्हीं सब चीजों की जांच हुई है, जिसमें ईडी ने अपने उसके बाद चार्जशीट दाखिल की है। एजीएल की संपत्तियों को 20 नवंबर 2023 को अटैच किया गया, क्योंकि ये ईडी ने कार्रवाई की, तो उसके बाद में ये संपत्तियों को अटैच किया गया था। एजीएल की व्यावसायिक संपत्तियों से लाभ प्राप्त करना था धोखाधड़ी का उद्देश्य, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कर का भुगतान किए बिना संपत्ति हासिल करना भी धोखाधड़ी का उद्देश्य है, और इसके तहत ये पूरा मामला एक तरीके से तय हुआ था। और मुख्य आरोपियों की अगर बात की जाए इस पूरे मामले में, तो सोनिया गांधी, इनका नाम A1 के तौर पर इस चार्जशीट में दाखिल किया गया। इसके अलावा राहुल गांधी, ये A2 के तौर पर इनका नाम इस चार्जशीट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरे तमाम वो लोग हैं जो सबसे बड़े इस पूरे मामले में आरोपी के तौर पर नामित किए गए। सुमन दुबे, जो कि A3 के तौर पर नामित है और अपने आप में वो सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक है गांधी परिवार के, उनका नाम भी इसमें है। सैम पित्रोदा, कांग्रेस के बड़े नेता, A4 के तौर पर हम सब जानते हैं कि एक तरीके से गार्जियन के तौर पर भी राहुल गांधी को वो तमाम सलाह देते हैं और हमने लगातार उनको देखा है। यंग इंडियन कंपनी का भी जिक्र A5 के तौर पर किया गया है, क्योंकि इसी कंपनी के माध्यम से पूरा हस्तांतरण किया गया था एजीएल का। डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी A6 के तौर पर दिखाया गया है, जिसका पूरा इस चार्जशीट में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ सुनील भंडारी का नाम भी इस चार्जशीट में आया है, जो A7 पे उनका नाम दर्ज है। ये तमाम वो बड़े आरोपी हैं, इनका नाम इसमें एक तरीके से दिया गया। मुख्य आरोप क्या है? आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के माध्यम से एजीएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का अवैध अधिग्रहण किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एजीएल को दिए गए 90 करोड़ के ऋण को यंग इंडियन के मात्र 50 लाख रुपए में अधिग्रहित कर लेने का एक तरीके से आरोप है। यंग इंडियन के जरिए एजीएल के शेयर लिए गए और संपत्तियां अपने नियंत्रण में ले ली गई, ये अपने आप में आरोप है। ये तमाम वो बड़े आरोप है जो कि एक तरीके से चार्जशीट के माध्यम से लगाए गए हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और मुख्य आरोप क्या है। ये तमाम बातें अपने आप में दिखाई पड़ती किस तरीके से ये अपने आप में नेशनल हेराल्ड का जो पूरा मामला है ये गांधी परिवार से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ, क्योंकि यंग इंडियन कंपनी पे 76% जो शेयर हैं वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास में, बाकी जो 24% शेयर भी है वो भी उनके करीबियों के पास है। और ऐसे में इस कंपनी के माध्यम से 50 लाख रुपए देके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का अधिग्रहण किया गया, यही गंभीर सवाल खड़े करता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि दरगाह हटाते समय हिंसा कहां हुई है, कहां की है खबर, क्या है पूरा मामला, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। पैसे
बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। होलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़ें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि वक्फ पर कानूनी दावपेच को लेकर हमने आपको खबर दिखाई किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ पर ममता का नया दांव देखने को मिला, जहां पे वो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। आज इमामों से उन्होंने मुलाकात भी की थी। और बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप हमने देखा, नेशनल हेराल्ड का मामला या फिर हो रॉबर्ट वाड्रा का मामला, उसमें लगातार आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। तमाम वो बड़ी खबरें थी जो अभी तक हमने नजर डाला। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के नासिक की। नासिक में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एक धार्मिक स्थल को हटाने के मामले में हिंसा भड़क गई। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई और हालात को सामान्य करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। महाराष्ट्र में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नासिक के काठे गली स्थित अवैध धार्मिक स्थल सातपीर बाबा दरगाह को हटा दिया गया है। नासिक महानगरपालिका ने पुलिस बंदोबस्त के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इससे पहले मंगलवार रात को विवादास्पद धार्मिक ढांचा हटाने को लेकर इलाके में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें करीब 21 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए थे। दरअसल कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही अचानक एक बड़ा समूह जमा हो गया और पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। दंगाइयों को नियंत्रित और तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। इस दौरान भीड़ ने बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाया और 3 पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं नासिक में पुलिस बंदोबस्त कड़ा कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस घटना के सिलसिले में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर आए थे, दरगाह के ट्रस्टी आए थे, वो दरगाह हटाने की कोशिश कर रहे थे और उसका प्रयत्न कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे। उसी समय उस्मानिया चौक में एक मॉब वहाँ पर आया और मॉब ने इस बात का विरोध किया और मॉब ने दोनों के ऊपर, मतलब पुलिस अधिकारियों के ऊपर और जो वहाँ पर प्रतिष्ठित नागरिक थे, दरगाह के ट्रस्टी थे, उनके ऊपर पथराव शुरू किया। बुधवार सुबह दरगाह को पूरी तरह से गिरा दिया गया। इस घटना को लेकर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि नगरपालिका ने 1 अप्रैल को अदालत के आदेश के बाद एक अनधिकृत निर्माण पर नोटिस दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि निर्माण को स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। 15 दिन तक इस दिशा में कुछ नहीं किया गया तो बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार खबर आपको दिखाएंगे भारतीय रेल के बेमिसाल 172 साल के सफर की। क्या रहा 172 साल का सफर, इस पे होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और अब बात भारतीय रेल की। क्या आपको मालूम है कि आज ही के दिन 172 साल पहले चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी? जी हां, 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल की पहली रेल यात्रा, जिसने देश की दिशा ही बदल दी। आइए चलते हैं इतिहास की उस पटरियों पर जहां से शुरू हुई थी भारतीय रेल की कहानी। 16 अप्रैल 1853 ये वही ऐतिहासिक दिन था जब बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे तक चली थी भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी। इस ट्रेन में 14 बोगियां थीं, जिस पर करीब 400 गणमान्य यात्री सवार हुए थे। 3 भाप इंजनों साहिब, सुल्तान और सिंध ने इस ऐतिहासिक ट्रेन को खींचा था। दोपहर 3:30 बजे ट्रेन रवाना हुई और तकरीबन 1 घंटे में पहुंची ठाणे। पहली बार चली इस रेलगाड़ी को तब के बंबई और आज के मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन पर दी गई थी 21 तोपों की सलामी, जिसके बाद शुरू हुआ भारत में रेल युग का आरंभ। आज ही के दिन पहली बार 1853 में देश की पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी और उसकी स्मृति में आज का दिन रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक भारतीय रेल ने देश की एकता को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और साथ ही प्रतिदिन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोगों को सेवाएं प्रदान की है। तो अपने आप में यह एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आज के दिन को याद करते हुए एक्स पर लिखा कि ये भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन है। 172 साल पहले शुरू हुई ये रेल यात्रा और आज भारतीय रेल विश्व में रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है, जिस पर पूरी दुनिया नजरें टिकाई बैठी है। 172 साल के सफर के बाद आज जब भारतीय रेलवे पर नजर डालते हैं तो ये तेज, स्मार्ट और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नजर आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लोगों को जहां तेज और आरामदायक सफर का आनंद दे रही हैं, तो वहीं अयोध्या, भोपाल, गांधीनगर जैसे और भी कई स्टेशन भारतीय रेल के हाईटेक और वर्ल्ड क्लास होने के गवाह बन चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर वाईफाई से युक्त टिकटिंग हो चुकी है। रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करना है। हाल के दिनों में भारतीय रेल ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की है जिस पर पूरे देश को गर्व है। हमने रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पाम्बन पुल का निर्माण कराया है, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिसाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको डेडिकेट किया है नेशन को। इसी तरह से चिनाब पुल और अंजी ब्रिज, जो कि इंजीनियरिंग के मार्वल्स हैं, वह बनकर के तैयार हैं और राष्ट्र को शीघ्र ही समर्पित किए जाएंगे। जो कई दुर्गम इलाके हैं, उन दुर्गम इलाकों के लिए रेल चलाने की हमारी कोशिश है और इसी सिलसिले में कई डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतीय रेल देश के मानचित्र पर रोज नई लकीर खींच रही है, जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आकार दे रही है। आज देश में 3 से 4 करोड़ लोग रोजाना रेलवे में सफर कर रहे हैं। आज भारतीय रेल 68,000 किलोमीटर से अधिक लंबा नेटवर्क बना चुकी है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय रेल रोज नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। रेल की गति देश की प्रगति का आधार बन रही है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो वहीं भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया और ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें एटीएम लगाया गया है। यह खास सुविधा पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में शुरू की गई है, जो नासिक के मनमाड़ और मुंबई के बीच चलती है। एटीएम को खास तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि ट्रेन के पूरी रफ्तार में होने के बावजूद भी ठीक से एटीएम काम कर सके। साथ ही इसे चोरों से बचाने के लिए सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। रेलवे का कहना है कि अगर मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगे एटीएम को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर लंबी दूरी की अन्य ट्रेनों में भी एटीएम लगाए जाएंगे। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पैसे
बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वेब समिट के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस का उद्देश्य देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को सामने लाना है। बच्चों के सीखने के अनुभव को बदलने के उद्देश्य से इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिज़ाइन चैलेंज आयोजित किया जा रहा है, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के 4 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगा। किस तरीके से, देखिए आप इस खास रिपोर्ट को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इनोवेट टू एजुकेट हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और इंफोटेनमेंट, AVGCXR, डिजिटल मीडिया और नवाचार है। इस चैलेंज के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की हाल ही में घोषणा की गई और ये टीमें वेव्स 2025 के दौरान मुंबई में एक विशेष कार्यक्रम में अपने विचार प्रस्तुत करेगी। विजेताओं को ग्रैंड फिनाले में मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज के नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले ने कहा कि बच्चों और स्टार्टअप्स को भी अंतिम शिखर सम्मेलन में अपने डिवाइस प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस चैलेंज का उद्देश्य मूल रूप से ये था कि इस टाइप की गेमिंग डिवाइस बनाना जो एडिक्टिव ना हो और जो दिव्यांग लोगों के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हो, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन जो है वो एक एडिक्टिव स्क्रीन मानी जाती है। इसमें जो गेम्स बनाए जाएंगे वो बच्चों को लिए न केवल एंटरटेन करेंगे बल्कि उनको एक नए तरीके से मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में सिखा भी सकेंगे। साथ ही इस चैलेंज के साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं, कुछ बच्चों के अलावा जो स्टार्टअप्स भी हैं या जो बच्चे स्टार्टअप्स की तरह आगे अपने इस डिवाइस को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वेब समिट में अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिवाइस को वहां पे आके एग्जिबिट भी कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। इस चैलेंज में सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाइनलिस्ट टीम की डी मैत्री के सदस्य का कहना है कि उनकी डिवाइस प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में काम करेगी और छात्रों को सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम की लत से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। इनोवेट टू एजुकेट चैलेंज ने हमें रचनात्मक सोच को साकार रूप देने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। हम विशेष रूप से इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन करके देश भर के इनोवेटर्स को एक साथ जोड़ा है। हमने एक ऐसा एजुकेशनल कंसोल विकसित किया है जो बच्चों की फाउंडेशनल न्यूमरेसी को मजबूत करने में मदद करेगा। We are eagerly waiting to be a part of Waves because it's an amazing opportunity to connect with like-minded people. And when we heard about the Innovate to Educate challenge, we thought this is the perfect platform to showcase our skills and projects to gain knowledge. This challenge has truly pushed us to think beyond the usual. It helps us to solve real-world problems through design thinking and innovation. Basically, we are building smart learning tablet for kids. It's an interactive and portable educational device designed to make learning and engaging through the touchscreen-based puzzles, games, and voice-assisted lessons. Our idea is a simple, low-cost, handheld learning device for kids aged 6 to 8. It helps them improve basic maths, memory, and problem-solving through fun and various interactive games. इस चैलेंज ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत की रचनात्मक और तकनीकी प्रतिभा वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले समाधानों को डिजाइन करने में सक्षम है। श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, मुंबई। अमेरिका से ट्रेड वॉर के बीच चीनी राष्ट्रपति